दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से, जिसमें हमारा जो उद्देशिका है उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नांकित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसमें कि मत का मतलब मोटिव क्या था, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, जो कंस्ट्रक्टर थे, उनका मोटिव क्या था इसको बनाने के पीछे। तो ऑप्शन है आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, उद्देशिका या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उद्देशिका, ऑप्शन सी उद्देशिका। तो मत जो है वो किस में प्रतिबिंबित होता है, यानी पूरा का पूरा सार जो है ना संविधान का, वो उद्देशिका में। उद्देशिका का मतलब प्रियम्बल। तो भारत के संविधान के जो निर्माता हैं उनका जो पूरा का पूरा फोकस था वो, या पूरा का पूरा जो उनका मोटिव है वो किस में झलकता है? प्रियम्बल में झलकता है। तो ये संविधान निर्माताओं की एक प्रकार से दे सकते हैं अंतर आत्मा की आवाज़ या मना स्थिति को समझने की एक कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर अगर केस को अगर वो हैंडल करता है तो अगर मूल अधिकार के ऊपर, मौलिक अधिकार के ऊपर, मूल कर्तव्य के ऊपर अगर कोई फैसला देता है तो कहीं ना कहीं वो प्रियम्बल को ध्यान में रख कर देता है। तो ये संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को एक प्रकार से प्रतिबिंबित करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है ना, वो देश की नियति को एक स्ट्रक्चर देने में एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को ना संविधान सभा के समक्ष जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। कितना? 22 जन 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। तो आगे चलकर इसे थोड़ा बहुत परिवर्तित करके इस संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये एक प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर था उद्देश्य का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? मतलब ये हुआ कि जो भारत का संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो राष्ट्र है हमारा, उसको और किन नामों से उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या केवल इंडिया। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में भारत को जो ऑप्शन बी है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। तो संविधान में ना हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वो दो नामों से है, भारत और इंडिया। आर्टिकल 1 की धारा 1 में ये बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इट मीन्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियंस ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर इंडिया में, खास तौर से हमारे देश में, कि जो भी चाहे रियासतें हों चाहे राज्य हों, जो भी हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद जो सम्मिलित हुए हैं वो किसी सशर्त सम्मिलित नहीं हुए हैं, वो अपनी मर्जी से हुए हैं। और वो मर्जी से हुए हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि अगर एक बार शामिल हो गए उसके बाद अलग नहीं हो सकते। जैसे कि अमेरिका में है, यूएसए में, उसमें फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका फेडरल टाइप का है। उसमें कोई भी कंट्री कहीं भी अपने मतों को अगर मान के चलो रजामंदी नहीं होती किसी भी चीज़ से तो अलग हो जाती है। हमारे हिसाब से हमारे इंडिया में तो नहीं है, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है हमारे इंडिया को। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन है आपके 46वां संविधान संशोधन, दूसरा 74वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में, वो 1976 में हुआ था, 1976 में। ठीक है, तो संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म और अखंडता। ठीक है, अखंडता मतलब जिसको खंडित ना किया जा सके, वो शब्द 3 जोड़े गए, गजब के। और जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे ही देखा जाए तो एक छोटा सा संविधान भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हुए हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, अभी समाजवादी था तो 42वां संविधान संशोधन, अब बोला है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मैंने बताया था ना कि मतलब ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंड भारत की बात की। 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है भाई? ऑप्शन है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणतंत्र, यानी इसमें ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ना दोस्तों, भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में, यानी रिपब्लिक के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, समझिएगा, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 6वां क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन आपके दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, B.R. आम्बेडकर या मोहम्मद अली जिन्ना। आपके ऑप्शन है भैया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने ना भारतीय संविधान को एक स्पिरिट डॉक्यूमेंट्स कहा है, एक पवित्र दस्तावेज का है, स्पिरिचुअल। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ना B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष जो था वो अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और ये बनाए कब थे? 29 अगस्त, ठीक है, 1947। ये डेट याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये संविधान पर बहस हो रही थी और फाइनल टच दिया जा रहा था, और जब बहस हो रही थी लास्ट टाइम पे जब सौंपा जा रहा था, तो इन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए तो सत्यानाश ही होगा। और एक बात उन्होंने और कही थी, अगर किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो अच्छे हाथों में पड़ जाए या अच्छे लोग उसको निभाने वाले हों तो वो संविधान और अच्छा हो जाता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्टेरिक मार्क लगाइएगा इस पर। ऑप्शन है गोलकनाथ, बी केशवानंद भारती, सी सज्जन सिंह या डी वीरू बारी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बेरुवारी। बेरुवारी के केस में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सबसे पहले ये घोषित किया था कि जो प्रियम्बल है ना वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। शुरुआत में बात कही थी बेरुवारी केस में, लेकिन ये जो बेरुवारी केस था इन री बेरुवारी यूनियन 1960 में एक केस आया था बेरुवारी केस। तो इसके वाद विवाद में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि सर्वप्रथम घोषित किया था, सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन भैया एक और केस आया ये वाला केशवानंद भारती का, केशवानंद भारती का केस आया। तो केशवानंद भारती साहब क्या थे, ये वाले केशवानंद भारती। इसमें क्या कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक संत थे बहुत बड़े, तो उनके बारे में ये बात कही गई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सारा का सारा निर्णय अपने आप को पलटते हुए अपना खुद का निर्णय पलट दिया और उसमें ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भैया भाग है, इससे अलग संविधान की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो संविधान की मूल भावना जो है वो प्रियम्बल में ही है। तो भैया इससे साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये संविधान का हिस्सा है। लेकिन बेरुवारी केस में बोला कि साहब नहीं है, लेकिन फिर केशवानंद भारती का केस आया उसमें भैया बोल दिया गया। तो ये मान के चलना अब है, पहले नहीं होता। तो इसका आंसर क्या था भैया, बेरुवारी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका, प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक के.एम. मुंशी हैं, उन्होंने एक राजनीतिक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था इसको। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारतीय संविधान क्या है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, जो कि पूरी तरह से जन्मपत्री बताता है। सुभाष कश्यप थे, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, मतलब जानकार हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना क्या है, एक आधारशिला है, एक फाउंडेशन है। तो संविधान उस पर खड़ी क्या है, एक अट्टालिका है, एक बिल्डिंग है। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो प्रस्तावना क्या होगी, एक आधारशिला है। वो आधारशिला जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी है या जो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। प्रस्तावना पर खड़ी संविधान एक अट्टालिका है, एक बिल्डिंग है। ठीक है। अब बी.आर. अम्बेडकर साहब थे तो उन्होंने एक चीज़ को बड़ा गौर से फरमाया था कि संवैधानिक उपचार जो एक उसमें दे रखा है बी ऑप्शन में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अगर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर सीधे सीधे ऐसे ही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देश्य का है। इन दोनों बातों में अंतर समझिएगा दोस्तों। अगर वो लेता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तब तो ये प्रियम्बल हो जाएगा, उद्देश्य का या प्रस्तावना। लेकिन अगर अम्बेडकर साहब को इंक्लूड कर दिया जाए इसमें और पूछे कि अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान को, ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा। ठीक।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नवा क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किस तरह से की गई है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान के पाठ में कहीं नहीं है, या ऑप्शन डी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। तो भैया इसका आंसर जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में प्रस्तावना में उसके आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। तो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है ना, संविधान के जो मोटिव हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। संविधान का जो मोटिव है, ठीक है, मेन मोटिव क्या है कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जनता है, उसको सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से जो न्याय है या थिंकिंग है, एक्सप्रेशन है, अपना मत है, विश्वास है या रिलीजन है, पूजा करने की स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा मतलब डिग्निटी और मतलब एक प्रकार से चांस या अवसर की जो इक्वलिटी ऑफ है ना, अवसर की समानता का अधिकार दिलाना होता है। तो व्यक्ति का जो उत्कर्ष है ना, कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक ना बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की, फ्रेटर्निटी की भावना पर भी बल दिया गया है, भाईचारे के ऊपर। तो इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की जो दोस्तों रूपरेखा दी गई है ना, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों में है, राज्य के निर्देशक तत्वों सिद्धांतों में भी है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी दी गई है। प्रस्तावना में तो है ही है। सॉरी, प्रस्तावना क्या है? एक प्रकार से वो आत्मा है, तो आत्मा में तो सब कुछ हो है, एक सेंट्रल, उसमें अगर आपने प्रियम्बल पढ़ लिया तो पूरा का पूरा संविधान सार समझ में आ जाता है कि आखिर ये अंदर इसमें क्या क्या होगा। अब संविधान में मतलब एक विस्तार से हर चीज़ के बारे में बताया गया है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बड़ा मेहनत से मतलब ये क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के फ़ायदेमंद हों। और आपका भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कंटेंट पसंद आए तो अपने परिवार को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये किस तरह से है कि भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है या प्रस्तावना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी जो हैं, वो आर्थिक न्याय की परिकल्पना या हाइपोथेसिस के बारे में बताता है, उद्देश्य का प्रबंधन करते हैं। तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका में 3 तरह के जस्टिस की एक अरेंजमेंट किया गया है। वे कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल के बेस पर मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, इकोनॉमिक बेस पर भेदभाव ना हो और पॉलिटिकल बेस पर इक्वलिटी होना चाहिए। वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए, नौकरी अगर सभी को है, अगर पॉसिबिलिटी है सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, सोशल के रूप से सभी के साथ बहिष्कार नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। ठीक है, इकोनॉमिक बेस पर किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते हम। ओके, सो सामाजिक न्याय से मतलब ये होता है कि प्रत्येक नागरिक के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर, ठीक है, बिना भेदभाव किए इक्वल बिहेव करना चाहिए उसके साथ। आर्थिक न्याय से मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के काम आएंगे ये। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस बात का बीट रहेगा, हमें इंतज़ार रहेगा कि हमारा परिवार जितना जल्दी बढ़े उतना हम आप लोगों से ज़्यादा मुखातिब हो सकें, ज़्यादा मिल सकें और हमारे क्वेश्चंस को आप तहे दिल से स्वीकारें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
तब तक देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।